रिकवरी और ईसीबी के स्टिमुलस की उम्मीद में ग्लोबल बाजारों में तेजी। डाउ जोन्स 100 पॉइंट चढ़ा, एशिया में मजबूत शुरुआत। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दिख सकता है उछाल। एसजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर। यूएस में भंडार बढ़ने के बावजूद 5% की तेजी के साथ ब्रेंट क्रूड $29 के पार। भाव में और गिरावट नहीं होने के आसार से ट्रेडर्स ने की खरीदारी। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के तिमाही नतीजे आज। सिगरेट वॉल्यूम्स में 5 से 8% दबाव का अनुमान। केन इंडिया, आरकॉम, एलएनटी फाइनेंस के नतीजों पर भी होगी बाजार की नजर। और इंडिगो एयरलाइंस के अच्छे नतीजे, मुनाफा 24%, आय में 12% की बढ़ोतरी। डेटा से आने वाली आय की वजह से आइडिया की आय और मुनाफा उम्मीद के मुताबिक। और आज है दुनिया भर के बाजारों से रिकवरी के संकेत और खास तौर से एशियाई बाजार दमदार उछाल दिखा रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी मजबूती के साथ शुरुआत करने के संकेत। कल 52 हफ्तों के निचले स्तरों के बाद क्या आज रिकवरी होगी? यदि हाँ तो कितनी टिकाऊ और क्या 7400 के पार हम इस रिकवरी पर निकल पाएंगे? कैसे ट्रेड करें रिकवरी को, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे दो खास मेहमान, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। और इन दोनों से पूछेंगे कि वो आज मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, रिकवरी हो तो कहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर देखिए 60 अंक की बढ़त के साथ आज शुरुआत होगी। एक गैप अप ओपनिंग फिर दूसरे दिन लगातार देखने को मिल सकती है। अनिल, मारियो द्रागी के बयान ने ही दरअसल इस तरह का जोश भरा है। और जब रोज बिकवाली हो रही हो ग्लोबल फंड्स की, तो देखिए सबकी जो नजरें हैं वो सेंट्रल बैंकर्स पे ही जाती हैं। और सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से ये कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखा तो दुनिया भर के बाजार झूम उठे। सवाल ये है कि गैप अप ओपनिंग में कल की तरह तो नहीं हो जाएगा, दिन के निचले स्तर पर जाकर समाप्ति होगी जैसा कि कल भी हुआ। क्या करेंगे आज आप? कैसे? कॉन्फिडेंस तो कम है और जब तक कि 1-2 दिन ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छे मजबूत ना हो तब तक ये कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। देखिए एक अच्छा ट्रेंड कमजोरी का लगातार बना हुआ है, तो कहीं न कहीं टेक्निकल करेक्शन किसी न किसी रीजन से आने होते हैं, वो न्यूज फ्लो से आते हैं। और वो न्यूज फ्लो जैसा आपने कहा ईसीबी वाला जो एक पॉजिटिव साइड पर देखा जा रहा है। क्रूड में भी जो कुछ रिकवरी हुई वो अमेरिकी बाजारों में उनके वायदा कारोबार की एक्सपायरी के पहले शॉर्ट कवरिंग के चलते होती हुई दिखी, क्योंकि अब इन लेवल्स पर काफी लोग ये भी बात करने लगे कि क्रूड शायद ज्यादा गिरे ना और 4-6 महीने में फिर से यहाँ से $8-10 बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। तो ये टेक्निकल रीजन है जिसके चलते क्रूड ने रिकवरी दी, ग्लोबल मार्केट्स ने न्यूज फ्लो पर रिकवरी दी। तो हाँ, ये जरूर है कि हम भी 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर हैं, लगातार कमजोर हो रहे हैं, पूरा महीना अब तक खराब रहा है, तो एक उछाल तो बनता है। आप स्ट्रेट लाइन में कभी गिरेंगे नहीं, स्ट्रेट लाइन में कभी बढ़ेंगे नहीं, तो रिकवरी तो होगी। अब रिकवरी टिकाऊ होगी, इसका जवाब आगे हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक बात काफी अहम है जो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन इस वक्त सिर्फ फोकस करते हैं रिकवरी पर। फर्ज करें जैसा एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है उतनी मजबूती के साथ हम खुल जाएं, और खुल भी सकते हैं क्योंकि निक्केई में देखिए जिस तरह की तेजी है, हांगकांग जिस तरह से 2% ऊपर है, तो संभावना है कि आज भारतीय बाजार खुलने तक ये रिकवरी टिकाऊ रहेगी। अब रिकवरी के साथ खुल जाएं तो कल के लो पर स्टॉप लॉस, कल की क्लोजिंग पर स्टॉप लॉस लगा लें और वो होगा 7270-75 के आसपास का। 7240 एक अहम सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है, तो मेरी नजर पहले 7270 पर होगी। कल की क्लोजिंग के नीचे अगर हम फिसल जाए तो फिर वहां पर आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लें। ऊपरी स्तरों पर 7400 पहला लक्ष्य होगा, जो हमारा कल का भी लक्ष्य था। बाजार वहीं से घूमते हुए दिखे, तो ट्रेडिंग रेंज अभी भी बदली नहीं है। आपकी मंदी की अगर पोजीशन है तो आप 7400 के पार निकलें, तभी अपनी मंदी की पोजीशन को काटें। बैंक निफ्टी भी 14800 पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और 15500 का कल लेवल बैंक निफ्टी ने भी छुआ, क्लोजिंग 15100 पर हुई, तो वो लेवल्स अभी भी अहम हैं और इंटैक्ट हैं, तो कहीं कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। अब मैं थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज देना चाहता हूं निफ्टी पर। 7240 का जो लो हम 2 दिन से होल्ड कर रहे हैं, अगर उसके नीचे फिसल गए तो 100 पॉइंट की गिरावट इजीली हो सकती है, 7150 तक बाजार जा सकता है। और 7400 के ऊपर निकलकर टिक गए तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी और तब आपको 100 पॉइंट की तेजी मिलेगी जो 7500 तक निफ्टी पर ले जा सकती है। तो ये बड़ी रेंज है। आज की रिकवरी में ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर और बैंक्स मजबूत रह सकते हैं,
थोड़ा बहुत दबाव ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में हो सकता है, क्योंकि क्रूड बढ़ा है और रुपया कमजोर है। बिल्कुल, तो क्रूड बढ़ा है, शॉर्ट कवरिंग के चलते एक्सपायरी से पहले कच्चे तेल की दरअसल एक्सपायरी होने वाली थी। तो बड़ा सवाल यही है कि भारतीय बाजारों की भी तो देखिए एक्सपायरी होने वाली है, 3 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं, 26 जनवरी की बाजार में छुट्टी है। पूछते हैं क्या यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेंगे। राकेश, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के लिए खेलना चाहिए या उछाल में बिकवाली जो ट्रेंड बना हुआ है वो बरकरार रहेगा? कैसे खेलेंगे अगर आप बाजार आज खुलता है ऊपर तो? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, अगर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी है तो उछाल पे बिकवाली की जा सकती है, बट पर्टिकुलरली अगर निफ्टी की बात करें तो टेक्निकल चार्ट यही सजेस्ट करते हैं कि पुल बैक रैली को खेलना चाहिए। नीचे में 7240 जैसे अनिल जी ने भी मेंशन करा, काफी क्रिटिकल एक सपोर्ट बना हुआ है और अभी तक वो लेवल्स ब्रीच नहीं हुए हैं। पैनिक के अंदर 7241 तक के लोस निफ्टी ने दिखाए थे और एक पुल बैक देखने को मिल सकता है ऊपर में। डेफिनेटली 7400 के लेवल्स तक की रैली निफ्टी दिखा सकता है, बट मुझे डाउट है कि जो पुल बैक रैली है वो 7400 के बियॉन्ड 7500 तक इस सीरीज में जाएगी। और इसका कारण ये है कि 7500 पहले एक ऑप्शन बैरियर था और वो टूटने के बाद ऐसा नहीं लगता कि पुल बैक रैली काफी तेजी से 7400 को भी पार करेगी, बट 7400 तक की एक रैली दिखती है, एक रिकवरी तो बनती है। बट अनिल जी, जैसे भी आप डिस्कस कर रहे थे कि रिकवरी टिकाऊ है कि नहीं टिकाऊ है, मेरा ऐसा मानना है कि 7240 का लेवल अगर ना टूटे, चाहे रिकवरी टिकाऊ ना हो, ऊपर जाके नीचे आए, बट अगर 7240 के लेवल्स इस सीरीज में नहीं टूटते हैं तो वो काफी एक पॉजिटिव चीज होगी भारतीय मार्केट्स के लिए। और एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि 7240 पर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और एक पुल बैक रैली मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। बिल्कुल 7400 तक की। मैं भी सहमत हूं आपसे राकेश की, अगर 7240 नहीं टूटता है तो फिर एक्सपायरी के पहले एक बार की 7500 तक बाजार जाने की कोशिश करे तो शायद गलत नहीं होगा। 7240 परसों का लो है, वो अगर नहीं टूटता है, राइट? परसों का ही लो है ये, परसों का लो और कल का 7250। तो मोटा मोटी हम 7240-50 के आसपास 2 दिनों से लो बना रहे हैं, तो वो अहम होगा। संदीप, आपकी क्या राय है? क्या आज खरीदारी करने का वक्त है या फिर उछाल का इंतजार करें, देखें 7400 7500 की रेंज में बाजार कहां सेटल होता है और वहां बिकवाली करें? या बिल्कुल अनिल जी, ये तो क्लियर है। मैं आपको भी सुन रहा था, राकेश जी को भी सुन रहा था, 7400 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है, कम से कम 2-3 क्लोजिंग होना जरूरी है। और एक चीज ये भी क्लियर है कि 7200 से लेकर 7250 ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है इनफैक्ट। तो मुझे लगता है कि इसको इस कटान में अगर नहीं तोड़ता है तो सर्टेनली इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड जो रिस्क है मार्केट में वो मुझे बहुत कम लग रही है। अब यहां से डाउनसाइड रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बहुत फेवरेबल लगने लगे हैं। अब रिलायंस को देखिए, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज इतने बेहतरीन नतीजे देने के बाद भी 980 के लेवल्स पे आ गया कल, तो मुझे लगता है कि वहां पे बाइंग करनी चाहिए। एसबीआई बहुत फैंटास्टिक लेवल्स पे है, बायोकॉन है और भी बहुत सारे मतलब लार्ज कैप्स है जैसे कि कोल इंडिया है, ये सब बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब कहीं ना कहीं बाइंग आएगी। जो एफआईआईज बेच रहे थे अब वो लोग भी रुकेंगे और यूरोप से भी पॉजिटिव न्यूज आ गई, ग्लोबल क्यूज भी थोड़े बेहतर हो रहे हैं। क्रूड ऑयल भी ऐसा लगने लगा बॉटमिंग आउट प्रोसेस पे है। गोल्ड इनफैक्ट कल बहुत अच्छा करेक्ट किया रात को। तो इन सब चीजों को देख के लगता है कि आज की जो ये रिकवरी है थोड़ी टिकाऊ रह सकती है। चलिए, तो रिकवरी थोड़ी टिकाऊ रह सकती है, लेकिन देखना होगा कि 7400 के ऊपर निकलते हैं या नहीं। कल बाजार को पसीना आ गया था इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ने में। कल का हाई बता दूं आपको 7398 था, 7400 का स्तर को ऊपर की तरफ हमने तोड़ा नहीं था। देखना होगा आज ये टूटता है नहीं। लेकिन अनिल देखिए, दरअसल एफआईआईज तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 1750 करोड़ रुपए की कल भी कैश मार्केट में बिकवाली हुई है। तो 4 डिजिट का जो आंकड़ा आ रहा है वो बाजार को काफी सता रहा है। बिल्कुल, और जो आप रेंज की बात कर रहे थे, कल एग्जैक्टली हमने यही रेंज दी थी कि नीचे 7250 है, ऊपर 7400, और उस रेंज को दोनों तरफ बाजार ने टेस्ट किया। अब हो यही रहा है और उसकी वजह जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है वो आंकड़ों में दिख रहा है। अब आप देखिए कल कितना गिरे हम, सिर्फ 100 पॉइंट, कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरे। अगर क्लोजिंग बेसिस पर देखें निफ्टी पर महज 32 अंक गिरे, लेकिन अगर 32 अंक गिरे, अगर 100 अंक सेंसेक्स पर गिरे तो क्या 1700-1800 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा होना चाहिए? ये आंकड़ा बेहद बड़ा है और यही वजह मैं कह रहा हूं कि ऊपरी लेवल पर टिके रहने में सबसे बड़ी दिक्कत इस एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े की है। हाँ, ये जरूर है कि वायदा कारोबार के आंकड़े उतने बुरे नहीं दिख रहे 3 सेशन से, और शायद यही वजह कि निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी आपको शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखती है। लेकिन अल्टीमेटली कैश मार्केट में जो भारी भरकम बिकवाली है वो बाजारों को ऊपर के लेवल पर टिकने नहीं देगी, ये संकेत साफ है। अब हो सकता है एक आध दिन बाजार टिक जाए, लेकिन जब तक ये रिवर्सल न हो तब तक आपके लिए ये मूड बना लेना कि बाजार ने बॉटम बना लिया है, यू टर्न ले लिया है,
थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कहना। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़ों में जो एफआईज ने किया है, 329 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। कल पहली बार इंडेक्स फ्यूचर्स में खासतौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जगह एफआईज की खरीदारी हुई है। छोटी है लेकिन थोड़ा पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 425 करोड़ की खरीदारी हुई, लेकिन वहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की है, नई खरीदारी कोई खास नहीं है। लेकिन उसके सामने अगर 1750 करोड़ के वो कैश मार्केट में बिकवाली करते हैं तो आंकड़े बेहद नेगेटिव। तो इन आंकड़ों के दम पर दो संकेत आपको लेने चाहिए। पहला, 7300 के नीचे उन्हें इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, शॉर्ट कवरिंग करनी है। ऊपर की तरफ 7400 7500 के रेंज में उन्हें कैश मार्केट में स्टॉक्स में बिकवाली करनी है। चलिए, तो ये राय एफएनओ से निकल कर आ रही है, लेकिन अल्लाह आप देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जो बीटीएसटी करके जा रहे हैं ट्रेडर्स, वही पैसा बना रहे हैं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होती है। 100 पॉइंट आप कह रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन दिन के हाई से देखिए 300 पॉइंट का जो बड़ा फॉल है उसमें काफी लोगों ने कल हाथ जलाए हैं और ट्रेडर्स को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाजार काफी अच्छा है, ये ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं जो सीएनबीसी आवाज पर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस करना चाहिए? चलिए एक्सपर्ट से ही पूछते हैं। संदीप बताइए, कौन सा वो स्टॉक है जो आप चुनेंगे ऐसे कमजोर बाजार में? खरीदारी की राय जहां होगी आपकी। देखिए, पहले मैंने कहा ही था रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगने लगा इन लेवल्स पे। बायोकॉन है, विप्रो है, एलएनटी है। एलएनटी ने एक बहुत ही बेहतरीन चीज की कि पिछले 2-3 दिनों से अपने लोज को संभाव इंट्राडे लोज को नहीं काट रहा है और एक सिग्नल था वहां से रिवर्सल भी लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एलएनटी में कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट हुआ है। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स है जिसके रिजल्ट्स भी आने वाले, तो वैसे भी मैं एनबीएफसीज और इन पे थोड़ा बुलिश हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी अच्छी उछाल आ सकता है। मैरिको है। तो ओवरऑल फार्मा, आईटी, एफएमसीजी ये डिफेंसिव स्टॉक्स है और जो डॉलर में स्ट्रेंथ आई है उन सबका बेनिफिट इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये टाइप का पोर्टफोलियो बना लेने से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। और राकेश, ट्रेडर के लिहाज से ये बताइए कौन सी पोजीशंस होंगी जो आज आप बनाना चाहेंगे बाजार में? 2 पोजीशंस बताइए। देखिए, 2 पोजीशन, पहला तो एक सन फार्मा में बिकवाली करके जाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उसका टेक्निकल पैटर्न है, एक नया ब्रेकडाउन देखा है और टेक्निकल पैटर्न इतना स्ट्रांग है कि बढ़ते बाजार में भी स्टॉक गिरने का पोटेंशियल रखता है। 805 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा को बेचना चाहूंगा 725 के टारगेट के लिए। और दूसरा एक बाय कॉल रहेगा इन्फोसिस पर। हालांकि मैंने स्टॉप लॉस 1097 का दिया हुआ है, बट इसको बढ़ा के मैं 1117 पे लाना चाहूंगा और इसको इन्फोसिस को बाय करना चाहूंगा 1186 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस खरीदिए, सन फार्मा बेचिए, ये ट्रेडर्स के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एलएनटी फाइनेंस और मैरिको में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और भी आपको कॉल्स लेकर आएंगे शो में, आगे अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। लेकिन अनिल, एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? आप कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि एक्सपायरी कहां होगी? मेरे ख्याल से जिस तरह का न्यूज फ्लो है, जिस तरह से बहुत वोलेटाइल है मार्केट, शायद एक्सपायरी का अंदाजा अगले हफ्ते लगाएं तो ठीक होगा। लेकिन हाँ, रेंज दिख रही है, खासतौर से ऊपरी रेंज। और वो इसलिए बता रहा हूं मैं कि कल एक बड़ा बदलाव हुआ है वायदा कारोबार के आंकड़ों में, और वो बदलाव ये होगा अब तक जो कॉल्स में 7700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था वो शिफ्ट होकर नीचे आया है 200 पॉइंट 7500 पर। तो कम से कम अभी इन संकेतों के दम पर आप ये कह सकते हैं कि 7500 के ऊपर एक्सपायरी होना मुश्किल है। नीचे की रेंज खुली हुई इस लिहाज से क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7300 पर है। तो वायदा कारोबार के आंकड़ों से के लिहाज से आप देखें तो 7300 7500 बाजार की रेंज अब से लेकर एक्सपायरी तक के लिए होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आप 2 दिनों से 7300 के नीचे क्लोज दे रहे हैं, अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां बना हुआ है। अगर एक और क्लोजिंग आज 7300 के नीचे हो गई तो फिर आपके लिए पक्का नीचे की 150-200 पॉइंट की रिस्क एक्सपायरी के पहले खुलती हुई दिख रही है। तो आज आपको 7300 के ऊपर क्लोज होना बेहद जरूरी है। पहला संकेत तो ये। दूसरा संकेत जो आंकड़ों में दिख रहा है, बैंक निफ्टी में देखिए कल 1,10,000 शेयर कम हुए हैं और 1.25% बैंक निफ्टी मजबूत हुआ है। यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने भी अपनी पोजीशन कम की है और काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त हुई। तो बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग ने कल बाजार को गिरने से, बड़ी गिरावट से बचाया है, 7240 के लो के नीचे जाने से बचाया है। निफ्टी में देखिए कल काफी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है 12 लाख शेयरों का, और निफ्टी 0.5% कम हुआ है, 0.5% नीचे बंद हुआ है। इसका मतलब भी साफ है कि काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग हुई। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रीमियम आप देखिए 14-15 पॉइंट तक बढ़कर आई और दिन के दौरान 25 पॉइंट तक भी प्रीमियम गई थी। तो शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों पर हो रही, जो थोड़ी सी राहत के संकेत। तो वायदा कारोबार के आंकड़े वैसे बुरे नहीं है जिस तरह की पोजीशंस कल कवर होती हुई दिखी है, लेकिन अपसाइड अब बाजार में ऊपर नहीं बन रही। तो 7500 अब बहुत बड़ा बैरियर है। तो अगर 7400 की बात जो संदीप कर रहे हैं, जो राकेश कर रहे हैं, जो मैं भी कर रहा हूं, अगर उसे क्रॉस कर भी लिया तो इस एक्सपायरी के पहले 7500 हम क्रॉस कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। अनलेस कि आपको ग्लोबल मार्केट में 4-5% की अचानक से तेजी आते हुए न दिख जाए।
7,500 को पार करना काफी मुश्किल होगा। बहुत दूर माउंट एवरेस्ट वो तो 7,500 तक जाना तो बहुत समय लग सकता है, ऐसा इस समय जरूर लग रहा है। चलिए एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं और बताते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं। आज 5 टॉप एक्सपर्ट्स की क्या राय है निफ्टी पर। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण यादव मानते हैं कि निफ्टी में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। बाउंस के लिए वो खेल रहे हैं, आज 7350 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। 7240 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। मानस ने अपनी राय निफ्टी पर बिकवाली की बरकरार रखी है, कहने के 7,350 के स्टॉप लॉस से अब भी बेचना चाहिए। 7,130 का उनका नया लक्ष्य। और मलकानव्यू.com के विशेषज्ञ विशाल मलकान मान रहे हैं कि यहां पर बाइंग करनी चाहिए। आज के दिन आपको 7375 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। निफ्टी को 7250 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। ओके। और राय खरीदारी की साफ तौर पर हेम सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मनोज सचदेव की तरफ से भी है। उनका स्टॉप लॉस है 7,230 का। कल और परसों के लोज के थोड़ा सा नीचे वो स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करना चाहते हैं। लक्ष्य 7,450 का यहां पर उनका है। रजतबोस.com के रजत बोस निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टारगेट्स जो हैं 7345 के देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 7240 का। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स बुलिश और 1 बेरिश। ओके। और इनकी राय के मुताबिक अगर मैं लेवल्स निकालने की कोशिश करूं तो एक बात तो साफ है कि कल और परसों के जो लोज हैं 7,240 के आसपास का ही स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऊपर का जो लक्ष्य है 7,350, 7,375, यानी कि तेजी का मूड है। लेकिन बड़े टारगेट्स देने से फिलहाल हमारे एक्सपर्ट हिचकिचा रहे हैं। और वो सही भी है, क्योंकि बाजार जिस तरह से लगातार ऊपर नीचे होते दिख रहे हैं, दोनों तरह के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं और ओवरनाइट पोजीशन रखना तो बेहद रिस्की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे फोकस होगा हमारा टॉप 5 स्टॉक्स पर। बताएंगे कौन से हैं वो शेयर जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। नतीजों वाले शेयरों पर फोकस होगा और साथ ही लेंगे एक्सपर्ट से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स भी इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया अब ये आपको बताने का कि कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए हैं वो कैसे रहे। और आइडिया ये एक ऐसा दिग्गज है जिस पर सबकी नजर बनी हुई थी, इसने अपने नंबर्स पेश किए हैं। बताने के लिए पूजा त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पूजा बताइए कैसे रहे नंबर्स। जी, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कमजोर नंबर्स ही देखने को मिले हैं। मुनाफे में हमारा अनुमान था कि 6% की गिरावट देखने को मिलेगी, 5.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो पिछले साल के 35.18% के सामने इस बार कंपनी ने 34.7% का मार्जिन नंबर्स पोस्ट किए हैं। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट भी काफी बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से इस बार मुनाफे में दबाव देखने को मिला है। अगर कंपनी के वॉइस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स में दबाव ही देखने को मिला, लेकिन डेटा का जो वॉल्यूम ग्रोथ था वहां पर ऑन ईयर 74% की बढ़त इस तिमाही देखने को मिली है। इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से भी कमेंट्री आई है। मैनेजमेंट ने अपना जो कैपेक्स गाइडेंस था वो 65 बिलियन से बढ़ाकर 75 बिलियन कर दिया है, जो कि पिछले 9 महीनों में ये तीसरी बार रिवीजन देखने को मिला है, जो कि जानकार मान के चल रही है। काफी नेगेटिव कमेंट्री इस बार देखने को मिली है। तो आइडिया की तरफ से अगर कुल मिला के बात करें तो कमजोर ही नतीजे देखने को मिले हैं। चलिए, कमजोर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं आइडिया की तरफ से। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहा था उसमें देखिए लक्ष्य को घटाया है। सीएलएसए ने खरीदारी की सलाह तो बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य दरअसल 164 रुपीज से घटाकर 151 रुपीज कर दिया है। हालांकि शेयर तो उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने भी लक्ष्य घटाया है, 121 रुपए से घटाकर 110 रुपए कर दिया है। और FY16-18 का ईपीएस अनुमान भी 8 से 11% तक घटा दिया है। चलिए, इस सब पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ये भी लाएंगे कि टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। और अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का, जहां पर आज खबरों या नतीजों के दम पर दिखेगा एक्शन। सबसे पहले बायोकॉन, यहां पर आज एक्शन दिखेगा नतीजों के दम पर। आप देख सकते हैं 90 करोड़ से मुनाफा बढ़कर पहुंचा है 103 करोड़ पर। आय में देखिए बढ़त हुई है 770 करोड़ से आय बढ़कर पहुंची है 836 करोड़ पर। ईबिटा 150 करोड़ से 180 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में लगभग 2% की बढ़त होती हुई दिखी। तो नतीजे कहा जा सकता है कि अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन रेमंड के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आप देखिए 66 करोड़ रुपीस से मुनाफा घटकर 40 करोड़ रुपए रह गया है। और आप देखिए जो मार्जिन्स हैं उसमें भी कमी देखने को मिली है। 10.3% से ये घटकर 8.4% पर आ गए।
ओके। और इंटरग्लोब एविएशन के नंबर्स पर भी नजर रखिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद पहली बार इन्होंने अपने नंबर्स दिए हैं। मुनाफा 24% बढ़कर 653 करोड़ पर पहुंचा है। आय में 12% की बढ़त है, 4300 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% अच्छा बढ़ता हुआ नजर आया और मार्जिन्स में भी 39% के आसपास का आंकड़ा दिख रहा है। लोड फैक्टर 85% के आसपास। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये नंबर तो काफी बेहतर है, लेकिन दूसरी तिमाही के नंबर वो भी अभी एक साथ ही दिए गए हैं। तो इंटरग्लोब की दूसरी तिमाही के नंबर्स कमजोर है, तो ऊपरी स्तर पर गैप से अगर ओपनिंग हो इस स्टॉक में तो ऊपरी स्तरों पर सावधान रहें। इंटरनेशनल पेपर्स, ये एक और ऐसी कंपनी है जिसने काफी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। ऑन द फेस ऑफ इट आप देखिए 1.1 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 14.9 करोड़ रुपीस आया है। इनकम में भी आप देखिए मामूली सी बढ़त देखने को मिली है, 288 करोड़ रुपीस की इनकम इसने पेश की है। और बायोकॉन की ग्रुप कंपनी सिंजीन इंटरनेशनल ने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए, अच्छे दिख रहे हैं। 45 करोड़ से 59 करोड़ के आसपास मुनाफे का आंकड़ा और आय 227 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़। तो दोनों ही कंपनियों के बायोकॉन और सिंजीन के अच्छे नंबर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, राकेश बंसल और संदीप जैन। और अब फोकस किया जाए कुछ नंबर्स पर जहां पर एक्शन दिखने वाला। आइडिया, वैसे तो स्टॉक कल कमजोर हो चुका था, अब नंबर्स के पहले कमजोरी थी या बाजार का असर था, नंबर्स ढीले नजर आ रहे हैं। जिस तरह से डेटा रेवेन्यू में ग्रोथ हुई, लेकिन ग्रोथ धीमी पड़ती हुई दिख रही है। दूसरा आइडिया ने जो कहा है, कैपेक्स, पिछली बार भी बड़ा एक डर था लोगों को कि ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो दिक्कत होगी। इस बार फिर से इन्होंने कैपेक्स का गाइडेंस बढ़ाया है। क्या कहा जाए संदीप, क्या आइडिया बेचने का वक्त है या फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी आज कल की कमजोरी के बाद? कैसे ट्रेड करना चाहिए? ये बेचने की तो राय नहीं दूंगा। जिस तरीके से करेक्शन आया है स्टॉक में और मार्केट के साथ सर्टेनली आया ही है, एंड इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा अब ये, क्योंकि रिजल्ट्स सर्टेनली बहुत अच्छे तो नहीं है और आगे टेलीकॉम सेक्टर की भी कोई बहुत ज्यादा मेरे तरफ से तो पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला वॉइस में जो रिलायंस जियो का लॉन्च है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर इश्यूज है, डेट्स के इश्यूज हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया में जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे और मेरे हिसाब से आज सपोर्ट लेना चाहिए। और ये जो 3 फिगर है 100-105 का जो लेवल है, यहाँ पे सर्टेनली एक सपोर्ट लेना चाहिए। ओके, तो आइडिया इस स्टॉक पर नजर रखिए। देखिए 2016 की शुरुआत से अब तक आप 20% की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है, तो ऐसा ना हो कि नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं और आप शॉर्ट कर बैठे। यहाँ पर परहैप्स जो खराब खबरें हैं वो इस भाव में डिस्काउंटेड लगती हैं। चलिए, नवनीत डागा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया इन्फ्लुएंस की डेरिवेटिव हेड। उनसे पूछते हैं कि एफएनओ में आज वो निफ्टी को किस तरह से ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। हाय नवनीत, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है, आज बाउंस तो होगा, बाउंस टिकेगा बाजार या वहां से फिर से कल की तरह होगा, सेल ऑफ आ जाएगा? देखिए 2 या 3 इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है निफ्टी के अंदर में। फर्स्ट थिंग, एफआई का जो डेरिवेटिव स्टैट्स में जो आप देखेंगे पोजीशंस, वहां पे काफी हद तक सेलिंग रुकते हुए दिखी है। आप इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग्स में लास्ट 2 या 3 दिन के अंदर में इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग्स एटलीस्ट थम गए हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग्स में थोड़ी पोजीशंस बिल्ड होती दिख रही है और शॉर्ट्स पोजीशंस कम होती हुई नजर आ रही है, तो विच इज अ वेरी कंफर्टिंग फैक्ट। सेकेंडली 7300 पुट ऑप्शंस जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, 7300 पुट ऑप्शंस पे अभी भी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। वहां पे पुट राइटर्स काफी एक्टिव है और वहां पे लेवल्स पे काफी सपोर्ट देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। सो ये है कि मार्केट्स हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड पे जाए। बहुत ज्यादा बाउंस की तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। समवेयर नियर टू 7450 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी पे। तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई कैन सजेस्ट इज बेसिकली आप निफ्टी से फ्यूचर्स आप लॉन्ग करें 7350 के आसपास भी अगर मिलता है तो, और सामने 7400 के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज का एक्सपायरी बहुत ही नजदीक है। इसके अंदर में टाइम वैल्यू काफी मिल सकता है। इंटरेस्टिंग है, 7350 के आसपास फ्यूचर खरीदें और 7400 का कॉल 45-50 रुपए पर बेच दें, यानी कि आपके लिए कुशन हो जाएगा। 7450 7500 के ऊपर जाना होगा निफ्टी के लिए मुश्किल। ये रणनीति नवनीत सुझा रहे हैं। नवनीत, लेकिन बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे? अनिल जी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी लास्ट 2 या 3 दिन के अंदर में
कंपैरेटिवली रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है बैंक्स ओवरऑल मार्केट्स को। सो अभी लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर में एक जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनके अंदर में एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी ये रणनीति है बैंक निफ्टी के। ऑप्शन आईवीज काफी बहुत एक्सपेंसिव है, समवेयर नीड 27-26 के आईवीज के अंदर में बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेल हो रहे हैं और इनफैक्ट 4 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, नेक्स्ट वीक को एक हॉलीडे। तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर में एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाने की सलाह दूंगा जिसके अंदर में 14,800 की पुट ऑप्शन सेल करें और सामने 15,500 के कॉल ऑप्शन सेल करें, जिसके अंदर में कंबाइंड प्रीमियम ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी में मिलेगा। वो स्ट्रैटेजी में ऑलमोस्ट 150 टू 160 पॉइंट्स के अंदर में, डिपेंडिंग ऑन वेयर द मार्केट ओपन्स, वहां की रेंज में अगर एंट्री मिलती है तो वो डेफिनेटली लेनी चाहिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपसाइड पे ये स्प्रेड का रखना चाहिए 210 लेवल्स का। वी आर एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 15,000 से 15,500 के बीच में लेवल्स में होगी, तो इसमें पूरा गेन मिल सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 15,000 से 15,500 के बीच में हो सकती है, तो यहां पर तेजी का ध्यान रखिए। लेकिन ये बताइए, शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से अगर 2 ट्रेड्स आपको आज के सत्र में लेने हो तो वो कौन से होंगे? शॉर्ट कवरिंग के अगर देखेंगे तो समवेयर नियर टू पीएसयू बैंक्स पे एक स्मॉल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। समवेयर एसबीआई जिसके अंदर में आरएसआई चार्ट पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पे, तो एक हो सकता है कि उसके अंदर में एक शॉर्ट कवरिंग में देखने को मिले, पर अगेन बहुत ज्यादा अप मूव की उम्मीद नहीं है। समवेयर नियर टू 176 की रेंज पे आप एसबीआई का अगर मिलता है तो वहां पे ले, और अपसाइड पे समवेयर 184 की रेंज तक के लिए टारगेट्स बना के चल सकते हैं 2 या 3 दिन के लिए। ओके, तो पीएसयू बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन कुछ और नतीजों पर फोकस करके राय ली जाए। संदीप, आपसे राय लेना चाहता हूं बायोकॉन और सिंजीन के नतीजों पर। दोनों ही नतीजे थोड़े ठीक दिख रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है। बढ़िया बात यह कि इस कंपनी के लिए यूएस एफडीए से दिक्कतें होने की संभावनाएं काफी कम नहीं के बराबर है, जो कि जनरली आजकल दूसरे मिड कैप फार्मा शेयरों में दिख रही है। क्या लगता है इन नतीजों के दम पर खरीदारी के मौके हैं, निवेश करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही कंपनीज बहुत जबरदस्त है निवेश के लिहाज से, और बायोकॉन तो जिन लेवल्स पे और अच्छा खासा करेक्ट कर चुका। और इस बार एक चीज देखने को मिली थी, जब ये रैली आई थी, बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट के बाद एक बहुत बड़ी तेजी आई थी, बहुत बड़ी बाइंग आई थी। और जो रिजल्ट्स सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो तो बेहतरीन थे ही, और इस बार के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन के बाद इन लेवल्स पे बायोकॉन ले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। और इवन सिंजिन भी बहुत अच्छा लगता है, प्योरली सर्विसेज बिजनेस में है तो संभाव बहुत अच्छी एक वैल्यूएशन भी मिल रही है, और मुझे लगता है आगे भी वैल्यूएशन मिलते रहेंगे और इस कंपनी के साथ बहुत बड़े ट्रिगर्स भी आने वाले कुछ सालों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जो आपने कहा यूएसएफडी के जो इश्यूज हैं वो इस कंपनी में रिलेटिवली बहुत कम दिख रहे हैं और काफी रिलेटिवली सेफर स्टॉक दिखता है मुझे ये फार्मा सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि बायोकॉन के साथ बिल्कुल जाना चाहिए और यहाँ पे लेने का एक अच्छा मौका भी दिखता है मुझे। ओके, चलिए, तो बायोकॉन और सिंजिन दोनों शेयरों पर नजर रखिएगा आज आप। वैसे सिंजिन के नंबर्स बायोकॉन से ज्यादा बेटर दिख रहे हैं, तो ये शेयर शायद ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है इन दोनों शेयरों को अगर आप एक साथ कंपेयर करें तो। लेकिन एक और स्टॉक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एक्सपेक्टेशंस काफी कम थी यहां पर और अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। ये बताइए राकेश, चार्ट्स पर ये कैसा लग रहा है, कितनी तेजी दिखा सकता है? आप देखिए, जो मुनाफा है वो 2% बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। 23.8% से बढ़कर करीब 31% के आसपास ये पहुंचे हैं। आज कैसे ट्रेड करेंगे इसे आप? हेमंत जी, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है, और कल देखें तो नतीजों से पहले टेक्निकली ऐसा लगता है कि कल किसी ने बाइंग भी करी है, और टेक्निकली देखें तो 49.70 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल बना हुआ है। और चार्ट्स पे देखें तो 52 रुपीज के ऊपर, 52 रुपीज 90 पैसा के ऊपर एक ब्रेकआउट है, और जिस तरीके के नतीजे हैं 52 रुपीज 90 पैसा के ऊपर ही इसमें गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सकती है। अगर इमीडिएटली देखें तो टेक्निकली 58 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है और 58 तक की नॉन स्टॉप रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। ओके, और रिलायंस कैपिटल, इसमें किस तरह का ट्रेड होना चाहिए ये बताएं नवनीत। आप कल इसके भी बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए और मुनाफा 10% बढ़ा है, 213 करोड़ से बढ़कर 235 करोड़, और आय में भी 10% की बेहतर सिचुएशन दिखी है। तो नतीजे मिले जुले से है। रिलायंस कैपिटल, क्या खरीदारी का मौका है आज? रिकवरी के साथ हाई बीटा स्टॉक होने के नाते बढ़ सकता है? अनिल जी, कल के इसके डेरिवेटिव स्टैट्स पे भी अगर नजर डालें तो ऑलमोस्ट
3,50,000 शेयर्स की अनवाइंडिंग हुई थी। स्टॉक फिर भी ओवरऑल और रेजिलियंट था मार्केट्स के अंदर में। एक अपसाइड पे स्मॉल रेजिस्टेंस जो दिख रहा है इसके अंदर में समवेयर नियर टू 380 के लेवल्स पे है। तो अगर गैप अप होता है और 380 के आसपास में अगर स्टॉक खुलता है तो मैं डेफिनेटली अवॉइड करूंगा फॉर द टाइम बिंग, अंटिल अनलेस 380 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक। इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहूंगा। अगर करेक्ट होता है समवेयर नियर टू 350 के आसपास में एक एंट्री जोन बहुत अच्छा है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक और ऐसा नतीजा है जिसके ऊपर आज रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेशन थी कि काफी कमजोर नंबर्स आएंगे। कल देखिए 5-5.5% कमजोरी के साथ इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। संदीप, कैसे लगे आपको नंबर्स और आज किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, इस स्टॉक में एक चीज मैं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त करेक्शन आ चुका है और ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेक्टर में रूरल डिमांड का बहुत फर्क पड़ा है, बैड मानसून का भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि पर्टिकुलरली रूरल एरिया से डिमांड आती है इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग तो मैं राय नहीं दूंगा, बट कहीं कहीं शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और जिन लेवल्स पे है यहाँ पे समहाउ अट्रैक्टिव लगता है, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस इन एनबीएफसीज और मुझे वहां लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ज्यादा बेहतरीन लगता है और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है वो ज्यादा बेहतर लगता है। L&T हाउसिंग फाइनेंस है, बहुत सारी लिस्ट अब तो रिलायंस कैपिटल भी इनफैक्ट बहुत खराब नतीजे तो नहीं बोलूंगा अभी और अच्छा खासा करेक्शन भी दे चुका है, डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा वहां लगती नहीं है, तो रिलायंस कैपिटल के साथ भी जा सकते। चलिए, तो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके नतीजों पर आज नजर रहेगी किस तरह से खुलता है ये शेयर, इस पर नजर रखिए, क्योंकि जो एसेट क्वालिटी है उसमें लगातार हमने देखा है कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन कल शेयर पिट भी काफी चुका है, तो इंटरेस्टिंग होगा खुलेगा कैसे। संदीप, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब हमारे साथ एक और विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, मयूरेश जोशी जी, एंजल ब्रोकिंग के, उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को। हाय मयूरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है, आज एक अच्छा दिन हो सकता है, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, गुड फ्राइडे की एक्सपेक्टेशन है आपको भी? बिल्कुल हेमंत जी, गुड मॉर्निंग। और क्लियरली अगर हम देखें तो आई थिंक जैसे ग्लोबल संकेत पैन आउट हो रहे हैं तो एक पॉजिटिव शुरुआत तो बिल्कुल आ सकती है इंडियन मार्केट्स में। हालांकि लार्जर पिक्चर आई थिंक अभी भी आई थिंक लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज देयर। तो आई थिंक नोन फैक्ट्स है, चाइना का क्या होगा पता नहीं है, क्रूड कहां जाएगा मालूम नहीं है, डोमेस्टिक साइड पे आई थिंक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अर्निंग्स म्यूटेड रहेगी, कि एक साइकिल डिले होगा। तो काफी कुछ चीजें आई थिंक आर नोन टू द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है आई थिंक मार्केट से एक बेहतरीन शुरुआत दे सकता है आज। वेदर ये टिक सकती है शुरुआत आई थिंक सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो सेकंड हाफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बनस्पत फर्स्ट हाफ के, क्योंकि हम देख रहे हैं सेकंड हाफ में मार्केट चलकर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से। राकेश, आपसे राय लेना चाहूंगा अब दीपक फर्टिलाइजर पर। देखिए, फर्टिलाइजर कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, नतीजे भी इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। 1.25 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 23.5 करोड़ रुपए का रहा है, 6.25% से मार्जिन्स बढ़कर एबिटा देखिए 8.3% के आ गए हैं। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? दीपक फर्टिलाइजर आज कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए? हेमंत जी, ये स्टॉक जो है अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। स्टॉक ने 145 के अराउंड एक डबल बॉटम लगाया है चार्ट्स के ऊपर, और टेक्निकली देखें तो अनदर 10 रुपीज की रैली मौजूदा कल की क्लोजिंग से देखने को मिल सकती है। 163, 164 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और टेक्निकली पैटर्न देखें तो 163, 164 तक की रैली देखने को मिल सकती है ऊपर में। ओके, 163, 164 तक की रैलीज इस शेयर में आज देखने को मिल सकती है। ऐसे ही और कई शेयर हैं जिनमें आज एक बढ़त देखने को मिलेगी या फिर गिरावट भी देखने को मिलेगी नतीजों के दम पर। इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए और हम चर्चा कर रहे हैं आज भारतीय बाजार किस तरह से प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मयूरेश, अब एक चिंता जो भारतीय बाजारों को सबसे ज्यादा सता रही है वो है FIS का फिगर, और आप देखिए 2016 का सबसे कमजोर फिगर दरअसल कल शाम आया है। 17,050 करोड़ रुपए की सेलिंग उन्होंने करी है। 14 दिन में 13,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। और दूसरी तरफ अगर मैं CLSA के क्रिस वुड की रिपोर्ट आज देख रहा था सुबह सुबह, तो वो कह रहे हैं कि उनको चाइना से ज्यादा भारत पसंद है। ये बताइए, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदारी करनी हो तो कौन सा वो 2 स्टॉक्स होंगे जो आप गिरावट में खरीदारी करना चाहेंगे? क्योंकि CNBC आवाज पर हम कल से एक मुहिम छेड़ रखी है, सेल लगी है, सेल का फायदा जरूर उठाना चाहिए। बताइए कौन से वो 2 शेयर होंगे जो आपको पसंद है? सो क्लियरली अगर हम लार्ज कैप्स
को ही स्टिक करें और लार्ज कैप्स की बात करें तो मुझे लगता है आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। एंड ऑफ द केपेक्स साइकिल पे है, इनकी जो प्राइम कैपेसिटीज है रिफाइनिंग और पेटकेम की, जैसे कमीशनिंग होगी इन द बेटर पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है आई थिंक मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। दूसरी बात क्लियरली अगर हम देखते हैं कि जो नॉन कोर केपेक्स था स्पेसिफिकली टेलीकॉम को लेते 1 ट्रिलियन रुपीज का, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक दैट केपेक्स विल ऑल्सो स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक रिटर्न रेशियोज जो सबड्यूड थे दैट शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन। तो रिलायंस एक हमारा एक टॉप पिक रहेगा फॉर 2016। दूसरा आई थिंक जो एक सीमेंट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आई थिंक अल्ट्राटेक के नतीजे काफी अच्छे आए थे। मुझे लगता है आई थिंक एक जो एक्सपेक्टेशंस है वॉल्यूम रिकवरी एक्सपेक्टेड विद डिमांड रिकवरी कमिंग थ्रू, वो शायद देखने मिल सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अगर ये होता है तो अल्ट्राटेक का जो प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया प्लस कैपेसिटी एक्सपेंडेड विद जेपी प्लांट्स टेकन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वंस दोज स्टार्ट कमिंग थ्रू ऑन देयर बैलेंस शीट, FY17 की जो कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 71.2 MTPA की होगी, दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट सब्सटेंशियल। रियलाइजेशंस इंप्रूव होते हैं तो रिटर्न रेशियोज बढ़ेंगे, यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ती हैं तो मार्जिन्स पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट आ सकता है। एंड क्लियरली आई थिंक पेटकोक कंजम्पशन का जो प्रोपोर्शन इन्होंने बढ़ाया है, मुझे लगता है आई थिंक दैट विल एड एंड फिल अप द मार्जिन्स इवन फर्दर। प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं लेकिन आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड। तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक एंड रिलायंस लार्ज कैप नेम्स में से विल रिमेन अवर टॉप पिक्स फॉर 2016। ओके, तो अल्ट्राटेक और रिलायंस दो दिग्गज खरीदारी की राय निवेश के लिहाज से लॉन्ग टर्म में अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इस कमजोर बाजार में कोई अच्छे मौके जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो चलिए एक और स्टॉक का जहां पर आज एक्शन रहने वाला है नतीजों के दम पर, और वो होगा रिलायंस कम्युनिकेशन। स्टॉक कमजोर हुआ है पिछले 2-3 सेशन में और काफी अहम लेवल तोड़े भी हैं। क्या बाउंस बैक करने के लिए तैयार है बाजार की रिकवरी के साथ या फिर कमजोरी रहेगा? नवनीत ये बताएं कि क्या लेवल्स अहम है, नतीजों के पहले क्या ट्रेड लेना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन में? अनिल जी, आरकॉम का ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया है और जब से इसने 72 के कुछ काफी इंपॉर्टेंट लेवल से उसने ब्रेक किया है, जब से इसके सेलिंग काफी एबेट होती जा रही है, तो नतीजों से पहले अभी भी मेरे को समझ में आ रहा है कि इसके अंदर में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। ओवरऑल कल के सेशंस में भी थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग फ्यूचर्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट वे। 72 के लेवल्स का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द हायर साइड रखना चाहिए और अगर चांस मिलता है समवेयर नियर टू 70 के रेंज के नियर अबाउट भी इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। उछाल में बिकवाली गिरा है यहाँ पर। कल भी हमने देखा था डेज लो पर जाकर इस शेयर ने समाप्ति दी थी, लेकिन आईटीसी ये एक और हैवी वेट है जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। सिगरेट वॉल्यूम्स में दबाव देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है नरेश। लेकिन क्या सारी खराब खबरें इस भाव में आ चुकी हैं या आपको लगता है कि अगला हफ्ता क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफएमसीजी कंपनियों के लिहाज से, डाबर, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर्स, इनके नंबर्स भी अगले हफ्ते आने वाले हैं, ये थोड़ा पैक कमजोरी के साथ ट्रेड कर सकता है? आपकी क्या राय है इन सारे नंबर्स पर और खास तौर पर आईटीसी पर? तो जनरली आई थिंक हेमंत जी अगर हम देखें तो एक स्टेबल वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है और इसका कारण यही है आई थिंक जो एक प्राइस डिफ्लेशन देखा है हमने, तो सारी कंपनीज आई थिंक विल ट्राई टू पुश थ्रू वॉल्यूम ग्रोथ बिकॉज ऑफ प्राइस करेक्शन। दूसरी बात आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट की करेक्शन हमने देखी है इसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन पे एक जबरदस्त इंपैक्ट आएगा ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर अ लॉट ऑफ एफएमसीजी कंपनीज और इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट बॉटम लाइन पे दिखेगा। तो क्लियरली मुझे लगता है आई थिंक ब्रिटानिया आफ्टर द स्ट्रॉन्ग करेक्शन दैट वी विटनेस्ड एक 8 से 10% की एवरेज वॉल्यूम ग्रोथ पोस्ट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ा रहा है। ब्रिटानिया रिमेन्स वन ऑफ आवर टॉपिक्स। आईटीसी की जहां तक बात करें, यस आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट मार्केट्स ने भी डिसाइड कर लिया है कि विद द काइंड ऑफ ड्यूटी इंक्रीजेस वॉल्यूम डिग्रोथ आएगी, बट जैसे उन्होंने प्राइस इंक्रीजेस किए हैं दैट प्रॉब्ली ऑफसेट्स। द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर टू बी नोटेड इज क्योंकि जो अदर बिजनेसेस, अदर एफएमसीजी बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8 to 10%। मेरे हिसाब से पेपर बोर्ड बिजनेस विल शो रीजनेबल परफॉर्मेंस दिस टाइम राउंड क्योंकि इनपुट कॉस्ट गिरी है। होटल बिजनेस विल शो स्टेबल परफॉर्मेंस। हालांकि आई थिंक सिगरेट बिजनेस इज देयर मेन स्टे, बट मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ जेस्टेट किया है मार्केट ने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डी ग्रोथ। पर अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है बाय एनी चांस अराउंड 280 290, आई थिंक वो एक आइडियल लेवल होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक देखने के लिए क्योंकि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं वोलेटिलिटी के। ओके, और बता दूं आपको आईटीसी के नतीजों के लिए अगर सिगरेट बिजनेस के लिए कोई संकेत लेना चाहें तो कल वो वीएसटी इंडस्ट्रीज से भी मिले। कल बाजार बंद होने के बाद वीएसटी इंडस्ट्रीज के बेहद शानदार नतीजे आते हुए दिखे। मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग 34% की ग्रोथ मुनाफे में आती हुई दिखी। तो देखना होगा आज आईटीसी का सिगरेट बिजनेस किस तरह का कारोबार करता है। फिलहाल खरीदारी की राय मयूरेश की तरफ से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर होगा हमारा फोकस। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बने रहिए आप भी।
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और नवनीत डागा। एक और स्टॉक जिस पर नंबर्स का असर दिखेगा, रेमंड्स, और इसके चार्ट्स देखकर बताएं राकेश क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि नंबर्स लगातार इस कंपनी के कमजोर ही आते दिख रहे हैं। अब कल भी देखिए जो नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, मुनाफा 66 करोड़ से घटकर 40 करोड़ आ गया। आय में थोड़ी सी बढ़त जरूर है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है वो नेगेटिव है, ऑपरेटिंग मार्जिन घटा है वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल नतीजे खराब नजर आ रहे हैं। क्या स्टॉक ऑलरेडी पिट चुका है या अभी भी गिरना बाकी, और क्या करना चाहिए रेमंड्स में? देखिए अनिल जी, स्टॉक ने नीचे में 375, 376 के अराउंड एक सपोर्ट लिया और इन स्तरों पर एक डबल बॉटम है स्टॉक का। किसी के पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो 375 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। अगर खराब नतीजों के चलते ये स्टॉक 375 के लेवल्स को तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग लेता है तो अनिल जी स्ट्रक्चरली काफी बड़ी गड़बड़ होगी, तब अनदर एक बड़ा डिक्लाइन स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर 375 के लेवल्स नहीं टूटते हैं और स्टॉक इन लेवल्स को होल्ड करता है, तब ये कहना उचित होगा कि जो नेगेटिव्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। चलिए, अब तो रेमंड के शेयर पर भी नजर रहने वाली है, लेकिन नजर रखिए आप इस समय एसजीएक्स निफ्टी पर 60 अंक ऊपर था कुछ ही देर पहले, करीब 8 बजे के आसपास। अब 50 अंक की बढ़त बची हुई है। मजबूती के साथ आज भारतीय बाजार खुल सकते हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेंगे ब्रेक के बाद पहला सौदा हाजिर करेंगे, जहां बताएंगे आपको मार्केट की प्री ओपनिंग किस तरह से आज हो रही है। रुपए की ओपनिंग पर भी होगी नजर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी देखते रहिए CNBC आवाज।